जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 में कोशिका के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो कोशिका के बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक के बारे में। तो कोशिका का जो पार्ट हम पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से समझिए और देखिए। ये हमारा कोशिका झिल्ली हुआ, ठीक है। कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में यानी इसी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। पादप कोशिका का मतलब यह हुआ कि प्लांट सेल, मतलब कि पेड़ पौधा, अर्थात जो एक जगह रहते हैं और वहीं पे हिलते डुलते रहते हैं, वो हमारा क्या हुआ, तो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका हुआ। और जंतु कोशिका में जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मनुष्य, ये सभी क्या हो गए, तो जंतु कोशिका हो गए, एनिमल सेल। समझ रहे ना। तो ध्यान दीजिए, तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। और कोशिका झिल्ली जो होता है वह बना प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर, बाहर से मतलब कि कोशिका भित्ति रहता है। यह कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है और कोशिका भित्ति जो होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं और कोशिका भित्ति जो होता है वह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का घर है, अगर उसमें पिलर यानी खंभा नहीं रहेगा, चारों ओर से दीवार को ढा दिया जाएगा, पिलर हटा दिया जाएगा, तो वह ऑटोमेटिक गिर जाएगा। उसी प्रकार यह कोशिका भित्ति जो है यह कंकाल यानी खंभा यानी पिलर का काम करता है, अर्थात कोशिका को चिपकने नहीं देता है, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली में सभी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति का कार्य यह होता है कि वह कोशिका को सुरक्षा और आकृति प्रदान करता है, ठीक है, उसको सहारा प्रदान करता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति जो होता है वह प्लांट सेल में सिर्फ पाए जाते हैं और कोशिका झिल्ली जो होता है वह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। अब आगे पढ़ना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने नहीं किया था, उसका नामकरण बेंडा नामक विद्वान ने दिया था। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को खोज दिया अल्टमैन ने, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया, बस खोज कर चला गया हो कि यह चीज है, उसका नाम नहीं दिया। लेकिन बेंडा नामक विद्वान ने उस चीज का, उस जो कोशिका है, कोशिका का जो अंग है, उसका नाम दिया कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो हम लोग मानेंगे ऑप्शन में अल्टमैन पे। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो बेंडा नामक विद्वान ने, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यह होता है, ध्यान से समझिए, कि जब हम श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में जाता है और वह कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है और माइटोकॉन्ड्रिया एक साइकिल यानी चक्र चलाता है। उस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र, यानी इस चक्र का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था और वह अपने ही नाम पर इसका नाम दे दिया। तो ध्यान दीजिए कि जब हम श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में जाता है और वह कोशिका उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है और वह माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र चलाता है, एक साइकिल चलाता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र,
ठीक है। और वह चक्र चलाते 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 मतलब कि एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और यही ग्लूकोज हमें शक्ति यानी पावर देता यानी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का यही कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आगे है हम लोग का गोल्जी बॉडी। ध्यान दीजिए, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी नामक विद्वान ने किया था। उसने अपने ही नाम पर उसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय रख लिया। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऊर्जा परिवहन करना। ऊर्जा परिवहन का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मतलब कि वह सिर्फ अपने हाथों से काम कर रहा है, बैठकर, जैसे सिलाई मशीन जो टेलर होता है वह बैठकर अपना पैर और हाथ से काम करता है। तो मान लीजिए कोई सिर्फ अपने हाथों से काम कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कि लिमिट हो कि सिर्फ हाथ में इतना ही तक एनर्जी रहेगा, ऊर्जा रहेगा, तब तो काम करते करते उसका हाथ खत्म हो जाएगा। तो अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहे तब तो आखिर कोई तो चाहिए ना कि अदर पार्ट से ऊर्जा को खखोर के उसको दे दे। तो गोल्जी बॉडी का कार्य यही है, ऊर्जा परिवहन करना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हाथ से काम कर रहा है तो अदर पार्ट से अब वो क्या करेगा, गोल्जी बॉडी की ऊर्जा को उठाएगा और वहां पे दे देगा। कहां पर? जहां पर ज्यादा ऊर्जा का खपत हो रहा है वहां पर। जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा जीभ को ऊर्जा की जरूरत है, पैर को तो जरूरत नहीं है। तो अब वह क्या करेगा गोल्जी बॉडी कि पैर से ऊर्जा को उठाएगा और जीभ को दे देगा। अगर मान लीजिए कि गोल्जी बॉडी न रहे तो बस पढ़ाते पढ़ाते, मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे पढ़ाते पढ़ाते गए काम से। तो इसीलिए गोल्जी बॉडी रहना जरूरी है। तो गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा परिवहन करना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। गोल्जी बॉडी के बाद है हम लोगों का तारक काय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रोसोम। ध्यान दीजिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सेंट्रोसोम का कार्य यह होता है कोशिका विभाजन करना। क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक थप्पड़ मार दिए तो यहाँ पे 10-12 कोशिका मर गए। तो अब मर गए तो अगल बगल का जो कोशिका है वहां पर देखेगा कि अरे वहां पर तो कोशिका सब मर गया। तो अब अगल बगल कोशिका अपने में से टूटकर, न कि अपने यहां से हटकर, मतलब पुनः निर्माण करके अपने यहां रहेगा और अपने में से टूटकर फिर वहां पर जाकर व्यवस्थित हो जाएगा। तो यह कोशिका विभाजन हुआ। तो जो तारक का यानी सेंट्रोसोम जो होता है यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन नामक कोशिका होता है और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जाहिर से बात है कि कोई भी क्वेश्चन उठा देगा कि जब कोशिका मतलब कि जब कोशिका विभाजन ब्रेन में होता ही नहीं है तो ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो कैंसर एक कोई रोग नहीं है। कैंसर मतलब कि जिस पार्ट में जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन हो गया तो समझिए कि वहीं कैंसर है। तो फिर ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है जब वहां पे कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि ब्रेन में 90% न्यूरॉन और 10% गिलियल सेल पाया जाता है। और वहीं गिलियल सेल अगर चोट लगता है तो गिलियल सेल जब जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन कर देता है तो वहीं ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। आगे हम लोग का वोक्यूल्स यानी रसधानी। ध्यान दीजिए, वोक्यूल्स तो इसका कार्य है जल संग्रह करना, मतलब कि जल को स्टोर करना, भंडारित करना। तो वोक्यूल्स यानी रसधानी का कार्य होता है जल संग्रह करना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे है ER। ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। स्मूथ मतलब हो गया चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और रफ मतलब हो गया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जैसे कि हम लोग का फेस है, फेस पे ये दो पार्ट है यानी दोनों गाल हो गया। तो एक और हो गया स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, तो इधर वसा का निर्माण होता है। और एक हो गया मान लीजिए इधर से डोरसा निकला हुआ है तो वह जो हो गया वह राइबोसोम हो गया। इधर राइबोसोम होता है, खुरदरी जिधर होता है
उधर डोंसा मान लीजिए निकला हुआ है इधर, तो यह हो गया राइबोसोम इधर निकला हुआ है, और वह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो समझिए ध्यान से कि राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम जो है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ईयर जो होता है वह होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो प्रकार का होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और दूसरा होता है रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो जिधर चिकनी होता है उधर वसा का निर्माण होता है, और जिधर खुरदरी होता है उधर राइबोसोम दाना दाना जैसा पाया जाता है, दाना दाना जैसा वह राइबोसोम होता है, और वह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। यह नहीं कि मतलब कि खुरदरी के और खुरदरी और जिधर खुरदरी होता है उधर प्रोटीन का निर्माण होता है, नहीं, उधर राइबोसोम पाया जाता है और वह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ईआर के बाद आगे है राइबोसोम, ध्यान दीजिए, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी पादप कोशिका में देखा था। मतलब कि समझिए, राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सन 1953 ईस्वी में पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में यानी पेड़ पौधों में देखा था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तथा जीई पैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा था। ठीक है, आगे देखिए, फिर से समझिए। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आगे, राइबोसोम का नामकरण 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था नामकरण? रॉबर्ट ने। कब? तो 1958 ईस्वी में। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अभी हम पढ़ाए हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, मतलब कि इसमें दो पार्ट होते हैं, इसका दो खंड दो भाग होता है, एक और चिकनी होता है उधर वसा का निर्माण होता है, दूसरे और राइबोसोम पाया जाता है जो खुरदरी होता है दाने दाने जैसा, और वह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम को फैक्टरी ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अर्थात सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए, एक छोटा और दूसरा बड़ा। तो ध्यान से समझिए कि आंख से देखकर नहीं कि वह बड़ा है तो बड़ा हो गया, यह छोटा है तो छोटा हो गया, नहीं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब यह होता है कि दो चीजों को एक द्रव में एक समान डालते हैं। जो सबसे पहले द्रव में गिर गया वह समझ लीजिए कि बड़ा है, और जो बाद में गिरा समझिए कि वह छोटा है। किसके थ्रू? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के थ्रू। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S, अर्थात 70S और 80S। एस मतलब क्या हुआ? तो वही सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ध्यान दीजिए कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार यह दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S मतलब छोटा हो गया, और एक होता है 80S यानी बड़ा हो गया। तो आंख से हम लोग उसको देखकर नहीं कह सकते हैं कि यह बड़ा है यह छोटा है, अर्थात उसको कैसे हम लोग बड़ा और छोटा कहेंगे? तो ध्यान से समझिए, किसी लिक्विड में या किसी द्रव में, ठीक है, हम एक साथ उस दोनों वस्तुओं को गिराते हैं। तो जो सबसे पहले द्रव में गिरा वह सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार बड़ा हुआ, और जो बाद में गिरा वह सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार छोटा हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक बड़ा सा रुई का ले लेंगे और एक मतलब और लोहा का एक टुकड़ा ले लेंगे। तो समझिए, तो रुई का मतलब कि गोला सा ले लेते हैं इतना बड़ा, और इतना ही बड़ा हम ले लेते हैं लोहा का टुकड़ा, बस में रहा है। तो जब हम लोग एक साथ गिराएंगे द्रव में तो कौन सबसे पहले गिरेगा? तो लोहा का जो टुकड़ा रहेगा वह पहले गिरेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आंख से देखकर बताएंगे तो कहेंगे कि यह बड़ा है। कौन बड़ा है? तो रुई का गोला बड़ा है। लेकिन जब हम लिक्विड में जब उसको गिराएंगे तो कौन सबसे पहले गिरेगा? तो लोहा का टुकड़ा गिरेगा। अर्थात लोहा का टुकड़ा ये जो हुआ ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार बड़ा हुआ, और रुई का जो गोला हुआ वह क्या हुआ? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार छोटा हुआ। समझ में आ गया? ठीक है,
ध्यान दीजिए। तो 70s मतलब होता है छोटा और 80s मतलब होता है बड़ा। तो 70s को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक और 80s को कहा जाता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। समझिए कि कोशिका का जो पार्ट है, यानी कोशिका का जो पढ़ाई है वो बहुत बड़ा है, एक ही पार्ट में हम सब पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसको अलग अलग खंड करके हम पढ़ाएंगे। तो अलग से इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम अलग से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बस खाली डिफरेंस के लिए, अंतर के लिए इतना बता दें कि ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक को इतना हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका को, यानी जिस कोशिका को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात बिना माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और जिस कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। समझा गया? ध्यान दीजिए कि जिस कोशिका को, मतलब कि ये दोनों कोशिका में जिस कोशिका को देखने के लिए बिना माइक्रोस्कोप को हम देख सकते हैं, यानी उसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होगा, सूक्ष्मदर्शी का जरूरत नहीं होगा, इसी तरह हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से, तो वह है यूकैरियोटिक कोशिका। और जिस कोशिका को, ये दोनों में से जिस कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का जरूरत होगा वह होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यदि कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या, मतलब कि इसका डिफरेंस क्या है, तो हम सीधा सा बताएंगे कि जी ये दोनों कोशिका में जिस कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं वह होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। समझिए, केंद्रक समझिए, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का कोशिका के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। समझिए, अगर केंद्रक न रहे तो सब ये अपने अपने मन का काम करेंगे। तो अर्थात न्यूक्लियस यानी केंद्रक का रहना अति आवश्यक यानी बहुत जरूरी है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि केंद्रक का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन यानी ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, केंद्रक को यानी न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर, ठीक है ना, या कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। आगे देखिए, केंद्रक पूरे कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। अर्थात समझिए कि अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियस न रहे, यहाँ पे लाइसोसोम को लिख देते हैं, अगर न्यूक्लियस न रहे यानी केंद्रक न रहे तो ये सभी अपने अपने मन का काम करेंगे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे ऊर्जा बनाएगा, गोल्जी बॉडी धीरे धीरे ऊर्जा परिवहन करेगा, सेंट्रोसोम कहेगा कि हम कोशिका विभाजन करबे ही नहीं करेंगे, वोक्यूल्स कहेगा कि हम जल संग्रह करबे ही नहीं करेंगे, राइबोसोम कहेगा कि हम प्रोटीन का निर्माण करबे ही नहीं करेंगे। तो आखिर कोई तो चाहिए ना उसको डांटने के लिए, डपटने के लिए, पीटने के लिए। तो न्यूक्लियस ऐसा पार्ट है कोशिका के इसमें कि यह सभी को कंट्रोल करके रखता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा, अगर धीरे धीरे वह काम करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा जल्दी ऊर्जा बना, और गोल्जी बॉडी कहेगा कि जल्दी तू ऊर्जा परिवहन कर। मान लीजिए कि अगर एक ठेकेदार है, उसके अंदर 10 लेबर हैं, ठीक, वह किसी भवन का या किसी घर का निर्माण कर रहे हैं। अगर ठेकेदार नहीं रहेगा तो वह धीरे धीरे जाएगा, 4 ईंटा उठाएगा, धीरे धीरे वहां से लेकर आएगा, मतलब कि 10 मिनट में जाएगा, 10 मिनट में लेकर आएगा 4 ईंटा को। ठीक है, जो बालू ढोने वाला है सभी को अलग अलग काम दे दिया गया है। जो बालू ढोने वाला है वो धीरे धीरे आधा घंटा से जाएगा और आएगा धीरे धीरे, मतलब कि लेट होगा ना जी। तो ठेकेदार इसलिए होता है कि वह, उससे लोग डरते हैं, वह जब देखता है कि वह धीरे धीरे काम कर रहा है तो अब उसको कहेगा है जल्दी ईंटा ला, जल्दी बालू ला, जल्दी सीमेंट ला, जल्दी काम कर। इसी प्रकार न्यूक्लियस जो है वह सभी को कंट्रोल करके रखता है, सभी को समझा बुझा कर कंट्रोल करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि तू जल्दी जल्दी ऊर्जा बना, गोल्जी बॉडी कहता है तू जल्दी जल्दी ऊर्जा परिवहन कर, सेंट्रोसोम को यानी तारक काय को कहता है कि तू जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन कर,
न्यूक्लियस जो है वो वैक्यूल्स को कहता है कि जल्दी जल्दी जल संग्रह कर, और ईआर को कहता है कि तू जल्दी जल्दी राइबोसोम का निर्माण कर, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, और राइबोसोम कहता है कि तू जल्दी जल्दी राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है उसका यही कार्य है कि सभी को कंट्रोल करके रखना, अर्थात सभी को काम करवाना। बस में क्या, अगर यह नहीं रहेगा तो सब अपने अपने मन का काम करेंगे। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वह कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को कंट्रोलर कहा जाता है या ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जी, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए एवं जीन पाया जाता है। डीएनए, आरएनए अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पर ये समझिए। आगे, केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन, ध्यान दीजिए, केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन और 10% डीएनए, बाकी 10% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% जो है डीएनए पाया जाता है, और बाकी 10% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो राइबोसोम का कार्य बताए हैं कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, और न्यूक्लियस का कार्य बता दिए कि यह कंट्रोल का कार्य करता है, कंट्रोलर का काम करता है, यह कंट्रोल करता है सभी कोशिका के अंगों को। ठीक है ना, सभी को कहता है कि तू काम अच्छे से कर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का कोशिका के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान दीजिए। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, ध्यान दीजिए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कोशिका को पचाने और सफाई का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, मतलब कि लाइसोसोम जो है वो उसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो कोशिका को पचाने और सफाई का काम करता है। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस जो है अगर कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये जो हो गया वैक्यूल्स हो गया, ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस उसको कहता है कि काम कर। लेकिन जानते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सभी हड़ताल पे हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी कहेगा कि हम ऊर्जा परिवहन नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्या करता है लाइसोसोम, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम जो है वो न्यूक्लियस से कहेगा कि तू ध्यान से देख कि कौन काम अच्छे तरह से नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको मेरे पास भेज दे। तो अब क्या काम करेगा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ना कि जब न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को तू काम कर अच्छे तरह से, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम काम नहीं करेंगे। अब ये उसको पकड़ लेगा और पकड़कर लाइसोसोम को दे देगा, मतलब कि और लाइसोसोम अपने में से मतलब कि जल अपघटक माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देगा, और वह जल अपघटक इतना खतरनाक होता है कि जब किसी भी कोशिका के अंग पर पड़ेगा तो उसको मार देगा, मतलब सफाई कर देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए लाइसोसोम जो है अर्थात इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कोशिका को पचाने और सफाई का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग हड़ताल हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि हम नहीं काम करेंगे, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गोल्जी बॉडी कहता है कि हम ऊर्जा परिवहन नहीं करेंगे, सेंट्रोसोम कहता है कि हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, सभी लोग हड़ताल पर हो जाते हैं, कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो अब ये ध्यान दीजिए, तो लाइसोसोम कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद। तो अब ये क्या करता है कि खुद को फाड़ लेता है, और जब खुद को फाड़ लेता है तो जो जल अपघटक एंजाइम है ये कोशिका के अंग के सभी अंगों पर पड़ जाता है और सभी अंग नष्ट हो जाते हैं। तो पूरे शरीर का नहीं, जिस कोशिका के अंग जहां पर मतलब ये कोशिका है, इस कोशिका में मतलब एक कोशिका में ये सभी अंग हैं, तो वहां का सभी डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। ध्यान दीजिए, तो लाइसोसोम जो है वह क्या होता है, सफाई और पाचन का काम करता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। ध्यान दीजिए,
आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। मतलब कि जो हम लोग का ब्लड है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है शरीर में, तो जो ब्लड है उसमें आरबीसी होता है। आरबीसी का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल, अर्थात लाल रक्त कोशिका। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, इसको भी हम अलग से पढ़ाएंगे। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल में समझिए कि लाइसोसोम नहीं होता है और रेड ब्लड सेल में कोशिका होता है। तो आप ही समझिए कि रेड ब्लड सेल में यानी कोशिका जब मर जाएगा और उसमें लाइसोसोम नहीं है, तो आखिर कोई तो चाहिए ना उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए, पचाने के लिए। और आरबीसी हम जानते हैं, या आप नहीं जानते हैं तो हम बताते चलें कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी जो होता है ब्लड में, वह 120 दिन बाद मर जाता है। तो उसको हटाने के लिए, उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए कोई तो चाहिए, जबकि उसमें तो ब्लड में लाइसोसोम होता नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए कि आरबीसी 120 दिन बाद मर जाता है, और वह आरबीसी ब्लड के माध्यम से, यानी आरबीसी 120 दिन बाद जब मर जाता है तो वह ब्लड के माध्यम से स्प्लीन यानी प्लीहा में जाता है, जिसको हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखे हैं ब्लड के माध्यम से स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में जाता है, और वहां आरबीसी गलकर खत्म हो जाता है। क्यों? इसलिए कि प्लीहा में लाइसोसोम पाया जाता है। और आरबीसी जब 120 दिन बाद मर जाता है तो ब्लड के माध्यम से वह स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में जाता है, और तिल्ली में लाइसोसोम रहता है। और वहां पर जब मरा हुआ कोशिका जाता है तो वह लाइसोसोम उसको गलाकर खत्म कर देता है, अर्थात उसको पचा लेता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इतना पढ़ाए हैं, और इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यदि आप सभी दोस्तों को हमारा वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।